अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अक्सा महमूद एंड वेलकम टू माय चैनल। अच्छा, बहुत सारी लेडीज़ जो मेरी सब्सक्राइबर हैं वो काफ़ी अरसे से मुझसे मेरी ड्यू डेट पूछ रही थी, जो मैं नहीं बता रही थी। मैंने उसका रीज़न भी बताया था और कुछ ख़वातीन ने, कुछ लेडीज़ ने जो है वो खुद खुद से गैस की थी मेरी डेट, और बाकायदा कमेंट्स में ना मुझे बताया भी था कि आप ही हमने जो अंदाज़ा लगाया ना उसके मुताबिक आपकी ड्यू डेट ये है, आपकी ड्यू डेट ये है। और काफ़ी लोगों ने तो बिल्कुल सही सही गैस भी किया था। मेरी एलएमपी जिन मतलब जो मुझे शुरू से सही से फ़ॉलो कर रही है ना जो ख़वातीन, तो उन्होंने काफ़ी ने सही भी गैस किया था, काफ़ी करीब करीब भी थी। तो फाइनली फिर मैंने सोचा कि आज मैं अपनी ड्यू डेट शेयर कर देती हूँ। अच्छा, ये मैं जैसे मैंने बताया कि मेरे इस प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा विज़िट हो गए हैं डेंटिस्ट के पास। तो ये मेरा अभी तक का लास्ट विज़िट था, और ये भी इमरजेंसी में ही जाना पड़ा, क्योंकि जितना मैं अवॉइड कर रही थी कि मैं डेंटिस्ट के पास ना जाऊँ या डिलीवरी के बाद चली जाऊँगी, लेकिन वो इस तरह से मुझे जाना ही पड़ा, क्योंकि जो रूट कैनाल करवाया था मैंने आई थिंक 6-7 मंथ में ही प्रेगनेंसी के, तो उसकी जो है वो फिलिंग आई थिंक निकल गई थी, कुछ ऐसे ही हुआ था। तो उसके लिए फिर मुझे जाना ही था। मैंने कहा अगर मैं और डिले करूँगी ना तो फिर ये रूट कैनाल कहीं मतलब मसला ना हो जाए, तो इसलिए फिर मैं अर्जेंट मुझे जाना पड़ा, तो मैं यहाँ गई। अच्छा, इसके अलावा मुझे एक और बात भी डिस्कस ये करनी थी कि मैंने लास्ट वीडियो जो अभी अपलोड की थी तो उसके अंदर मैंने बेबी की कुछ शॉपिंग शेयर की थी आप लोगों के साथ, और आई थिंक सेकंड लास्ट जो वीडियो थी उसमें शायद मैंने जेंडर प्रेडिक्शन वाली वो वीडियो थी जो ओल्ड वाइफ टेल्स वाली थी, तो उसमें काफ़ी ख़वातीन जो हैं वो प्रिडिक्ट कर रही थी या वो कह रही थी कि आपको जेंडर पता है, तो उन्होंने कहा कि आपने तो सिर्फ बेबी बॉय के ही कपड़े लिए हैं। तो ऐसा नहीं है, मैंने बेबी गर्ल के भी कपड़े लिए हैं, तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और मैंने ना बहुत ज़्यादा कोई कपड़े वगैरह या शॉपिंग नहीं की, बहुत कम चीज़ें ली और बहुत ज़रूरी चीज़ें ली, और बाकी कुछ चीज़ें मैंने होममेड घर पे भी बनाई, हैंडमेड, सॉरी होममेड ही हाँ उसे कहेंगे। और यहाँ पर मैं आई हुई हूँ अपना बीपी चेक करवाने, जो मेरी लास्ट ड्रिप लगी थी, तो उसके अंदर शायद आप लोगों को याद हो या नहीं, मैंने शायद लाइव स्ट्रीम में ही आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मेरी जो ड्रिप लग रही थी तो वो स्वेल हो रहा था ना मेरा हाथ, जब जब वो निडल अंदर इंसर्ट कर रही थी। तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मैंने कहीं ये पढ़ा था या सुना था, आई थिंक मुझे सही से याद नहीं है, कि जब बीपी आगे पीछे हो ना, मतलब बीपी या लो हो या पता नहीं हाई हो, मेरा तो इतना हाई होता नहीं है, ज़्यादातर लो ही होता है, तो उसमें जो है ये स्वेल हो जाता है। अब इफ़ आई एम नॉट करेक्ट तो आप लोग मुझे करेक्ट कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगा कि मुझे कहीं बीपी का तो इशू नहीं है, या बीपी लो तो नहीं हो रहा या हाई तो नहीं हो रहा। तो जहाँ पे मैं अपनी जो मेरी होम्योपैथिक डॉक्टर है मैं वहाँ पर जाती हूँ, तो ना ही आज तक मेरा उन्होंने बीपी चेक किया। 9 मंथ पूरी प्रेगनेंसी गुजर गई, इस प्रेगनेंसी में तो उन्होंने एक दफ़ा भी मेरा बीपी चेक नहीं किया, ना ही उनका मैंने अपरेटस सामने देखा, और लेकिन उनके पास है अपरेटस। तो मैंने जब मैं अभी लास्ट विज़िट में जो गई तो मैंने उनसे कहा कि मेरे साथ ऐसे ऐसे मसला हो गया था ड्रिप लगवाते वक्त, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा बीपी का तो कोई मसला नहीं है, मतलब लो या हाई तो नहीं हो रहा, तो आप मेरा बीपी चेक कर लें। तो मैंने उनको 1 से 2 बार, आई थिंक 3 बार उन्हें बोला होगा कि आप मेरा बीपी चेक कर लें, लेकिन उन्होंने ऐसे मुझे इग्नोर किया कि उन्होंने सुनी ही नहीं मेरी बात। अब पता नहीं उनके पास अपरेटस नहीं था, ना ही मुझे उनका रखा हुआ नज़र आ रहा था सामने, वरना उनका टेबल पर होता है। तो पता नहीं क्यों, मतलब डॉक्टर होते हुए आपके पास एक बेसिक अपरेटस नहीं है, बीपी अपरेटस नहीं था, और वेट मशीन तो उनके पास होती ही नहीं है ही नहीं उनके पास। तो मैंने काफ़ी दफ़ा पहले भी कहा कि मेरी पूरी पूरी प्रेगनेंसी के चेकअप यहीं हो जाते हैं, लेकिन एक दफ़ा भी वेट नहीं होता, मैंने इस तरह से बोला था एक दफ़ा। तो उन्होंने कहा वेट करके तुम्हें क्या करना है, पता तो है कि वेट बढ़ता है, इस तरह से उन्होंने बोला था कि प्रेगनेंसी में वेट वैसे भी तो बढ़ता ही है। तो वेट की तरफ से तो मुझे आइडिया था कि वेट तो मेरा होने वाला है नहीं, बीपी फिर भी चेक हो जाएगा। तो इस बार उन्होंने डिलीवरी तो करवानी नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने कार्ड भी नहीं बनाया, और कार्ड नहीं बना तो मेरा कभी बीपी भी चेक नहीं हुआ, ना वेट तो होता ही नहीं था। तो इसलिए मैंने पहले ही, जब मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई थी तभी मैंने वेट मशीन ऑर्डर कर दी थी, और उससे मुझे वेट का पता चलता जा रहा था, लेकिन मेरा बीपी उन्होंने चेक नहीं किया। तो मुझे वेट से ज़्यादा यही था कि मैं अपना एक दफ़ा बीपी चेक करवा लूँ,
क्योंकि मेरा अभी तक तो यही इरादा है कि मैं अपनी जो डिलीवरी है वो होम बर्थ ही मैं करूँगी, मैं नहीं जा रही किसी भी हॉस्पिटल। अभी तक तो मेरा यही इरादा है। तो होम बर्थ डिलीवरी को प्लान करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मैं हर लिहाज से अपने आप को कंफर्टेबल रखूँ और हर लिहाज से मुतमईन रहूँ कि मेरा बीपी तो नॉर्मल है, मेरा वेट ठीक है, बेबी की हार्ट बीट, मूवमेंट, हर चीज़ नॉर्मल है। तो उसके लिए मैं विज़िट कर रही हूँ डॉक्टर के पास। दो चेकअप में करवाती हूँ, एक कंटोनमेंट में और एक डॉक्टर मेहरोनिसा के यहाँ। तो उनके पास मैं रेगुलर जा रही हूँ रूटीन चेकअप के लिए, ताकि मैं मैं कंफर्म रहूँ, मैं इत्मीनान में रहूँ कि मेरे अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रही है, हर चीज़ ओके है। तो मैं बहुत ज़्यादा रेगुलर रूटीन चेकअप करवा रही हूँ, हर हफ्ते रेगुलर जा रही हूँ। और ये सिर्फ मैं अपने लिए कर रही हूँ, अपने इत्मीनान के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मैंने तो अभी तक तो मेरा यही डिसीजन है और मैंने यही सोचा हुआ है कि मैं होम बर्थ ही करूँगी। और इसीलिए मैं अपनी ड्यू डेट भी शेयर नहीं करी थी, क्योंकि अगर मैं ड्यू डेट शेयर कर दूँगी तो फिर बहुत सारे लोग यही कहने वाले हैं कि नहीं तुम हॉस्पिटल ही जाना, घर पे नहीं करवाना। और अभी भी लोग कहते हैं, बहुत सारी मेरी दोस्तें और मेरे सब्सक्राइबर्स अभी ये कहते हैं कि नहीं नहीं घर पे नहीं करना, हॉस्पिटल ही जाना। लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं कर लूँगी और ज़्यादा बेहतर तरीके से इंशाल्लाह हो जाएगा। तो मेरा जो डिसीजन है या मैंने जो सोचा हुआ है, मैं जिस चीज़ में कंफर्टेबल हूँ मैं वही करूँगी। तो इसीलिए मैं ड्यू डेट नहीं बता रही थी। एक वजह ये भी थी कि लोग फिर जो है वो फालतू की बातें बनाएंगे कि एक तो पहले मेरी हमेशा यही होता है कि मेरी ड्यू डेट हमेशा ऊपर होती है, उस पर फिर लोग मुझे एक तरीके से मैं तो परेशान हो जाऊंगी ना जब पूछेंगे। तो इसीलिए मैं ये चीज़ें नहीं बताना चाह रही थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ बताने में, तो ही मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर करती हूँ जिसमें मैं फिर मुकम्मल तौर पे कंफर्टेबल होती हूँ। तो बीपी तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल था और बहुत अच्छी यहाँ पे सर्विस है ईमान मेडिकल, ये इंडस मैरान में ही है। और यहाँ की नर्सेस बहुत अच्छी हैं। डॉक्टर तो हम लोगों ने पूछा था, डॉक्टर सतवंती ने, किसी सब्सक्राइबर ने मुझे बताया था कि वो यहाँ पे बैठती हैं, तो हम उनके बारे में ही बात कर रहे थे। हस्बैंड भी रिसेप्शनिस्ट से और इनसे बात कर रहे थे, नर्स से। तो बहुत अच्छे से बात करी थी। स्टाफ बहुत अच्छा है यहाँ का, और यहाँ का जो सर्विस है ना वो बहुत अच्छी है। हमने इंशरा की ड्रिप्स वगैरह भी ना यहीं से लगवाई थी। बहुत अच्छा स्टाफ है माशाल्लाह। इतना, एक तो इतना पोलाइटली बात करता है और बहुत अच्छा लगता है मुझे ये, बनिस्बत हेल्थ केयर में बहुत ज़्यादा रूडली बात करते हैं और बहुत ही प्रोफेशनल। हालांकि वो इतना है लेकिन ट्रस्ट, लेकिन वो फिर भी जो है ना सही से तमीज़ से बात नहीं करते। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छे से बात करते हैं, बच्चा हो बड़ा हो अच्छे से समझाते हैं। तो मेरे यहाँ पे 2 विज़िट हुए थे। ये मेरा पहला विज़िट था जिसमें हमने बीपी चेक करवाया था। फिर सेकंड टाइम फिर मैंने यहाँ से वेट भी करवाया था और बीपी भी चेक करवाया था। वो भी क्लिप मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं मेरी ड्यू डेट की। तो मेरी जो ड्यू डेट है वो जनवरी में ही है, और जनवरी की 21 को मेरी डॉक्टर ने जो मेरी डॉक्टर होम्योपैथिक डॉक्टर है उसने जो मुझे डेट दी है वो 21 दी है, 21 जनवरी। लेकिन मैंने अपने हिसाब से जो डेट जो मैं निकालती हूँ ना, तो वो मैंने निकाली है 25, क्योंकि मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कंसीविंग डेट जो है ना वो 24-25 ही है। और इसी तरह मतलब ये बहुत बड़ी बात मैं कह रही हूँ कि कंसीविंग डेट मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मैंने इन दोनों में से किसी एक दिन में कंसीव किया है। तो कंसीव के पूरे 9 मंथ, मतलब बेबी को अंदर ग्रो होने में एक टाइम पीरियड रिक्वायर होता है। आई थिंक 210 दिन होते हैं, मुझे सही से याद नहीं है, तो वो मैं देख के बताऊंगी। तो उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो ड्यू डेट होगी ना वो 25 जनवरी होगी, मतलब ऐसे मुझे फ़ील होता है। लेकिन उसके साथ साथ फिर मुझे ये भी लगता है कि 25 शायद क्रॉस कर जाए, मतलब जनवरी के बिल्कुल लास्ट डेज़ में हो, या फिर फरवरी भी स्टार्ट हो सकता है। मुझे ऐसा फ़ील होता है, क्योंकि हमेशा से ही मेरे माशाल्लाह जितने भी बच्चे हैं जो नॉर्मल हुए हैं वो सब 10वें महीने में ही हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि 10वां महीना स्टार्ट हो जाएगा और फरवरी तक मेरे जा सकती है डेट। तो बाकी सब अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि जब जो जिसका टाइम होता है दुनिया में आने का उसी टाइम ही आएगा, और जिसको जितना वक्त गुजार के जाना है उस दुनिया से, उसमें ना 1 मिनट ज़्यादा हो सकता है ना 1 सेकंड कम हो सकता है, उसको उसी लम्हे में जाना होगा। तो बाकी सब अल्लाह ताला की मर्ज़ी है।
और जहाँ तक बात है लोगों की बातें करने की, लोगों की बात मतलब इससे मुराद ये कि वो भी मुझे अपना समझ के ही बात करते हैं कि आप ही या तुम्हारी डेट जो है वो ऊपर चली गई है या करीब आने वाली है, तबीयत कैसी, ये सब तो ज़ाहिर है पूछना रहता है। लेकिन इससे क्या होता है कि इतने सारे, क्योंकि अब तो यूट्यूब भी एक तरीके से मेरा सोर्स ऑफ कहना चाहिए कम्युनिकेशन है, तो यहाँ से भी इतने सारे मैसेज आ रहे होते हैं, इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक, जिसका जहाँ जो आसानी लगती है वो, हर तरफ से जब इस तरह से कमेंट आ रहे होते हैं ना तो थोड़ा सा बर्डन सा फील होता है। हालांकि सभी आपको प्यार से ही पूछ रहे होते हैं, आपकी उसमें ही पूछ रहे होते हैं कि आपकी तबीयत कैसी है या ये सब, लेकिन जब काफ़ी ज़्यादा आता है ना इस तरह से हर जगह से तो फिर प्रेशर फील होता है। दैट्स वाई मैं बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा इसरार पे मैंने फ़ाइनली रिवील कर दी अपनी डेट। बस आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है, और काफ़ी सारे लोग तो मुझे बहुत पहले से ही दुआएं दे रहे हैं कि अल्लाह ताला आसानी पैदा करे, और मुझे पता है कि वो दिल से ही कह रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो भी होगा, और जो जो मेरे साथ साथ हैं, मेरे करीब करीब हैं जिनकी डिलीवरीज़, अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानी करे, हम सब के लिए आसानी करे। जिनकी औलाद नहीं है उन्हें अल्लाह ताला औलाद नसीब करे। और कभी भी ये नहीं सोचना है कि हमें बेटा चाहिए या हमें बेटी चाहिए। अल्लाह ताला जो भी दे, सेहतमंद दे, नसीबों वाला दे, जो औलाद हो फर्माबरदार हो, नेक हो। मैं तो हमेशा यही दुआ करती हूँ, कभी भी ये दुआ नहीं करनी चाहिए कि मुझे तो सिर्फ़ बेटी ही चाहिए या मुझे तो सिर्फ़ बेटा ही चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको औलाद की बेहतर तरबियत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, अच्छे माँ बाप बनना नसीब फ़रमाए, हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकें, वो हमारे लिए दुनिया आखिरत में सदका जारिया बन जाएं, हम अपना फ़र्ज़ अच्छी तरह से निभा सकें। मैं तो बस यही दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला हमें अच्छे माँ बाप बनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए हम सबको, और हमारी औलाद को नेक फर्माबरदार सौले बनाए। आमीन। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।